वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम सीटेट साइंस 2021 के सारे प्रीवियस ईयर जो कराए गए थे अलग अलग दिन में, वो सारी क्लासेस के थ्रू कवर कर रहे हैं। और आज हमारी 14th क्लास है जिसमें हम 5 जनवरी में जो आपके कंटेंट के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के, वो डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे ही हमारे कंटेंट के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे उसके बाद हम पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं वो शुरू कर देंगे। ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी सीटेट साइंस 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं। किसी ने अगर स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखी है तो आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप क्लास 1 पर पहुंच जाएंगे, जहां से हमने 16 दिसंबर से जो पेपर सीरीज़ है वो सॉल्व करनी शुरू की है। और आज की क्लास में हम 5 जनवरी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और ये पेपर इतना जो 5 जनवरी को हुआ इसमें सारे प्रीवियस ईयर ही उठाकर ज़्यादातर दे दिए गए। अब आप सोचेंगे प्रीवियस ईयर कौन से? प्रीवियस ईयर जो 2011 से 2019 तक के प्रीवियस ईयर हैं वो ही क्वेश्चन ज़्यादातर सारे जो है रिपीट कर दिए गए 5 जनवरी को। तो 5 जनवरी वाला जब पेपर हुआ होगा और जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो वो बड़ा अच्छा करके आए होंगे। और अभी तक अगर आपने 2011 से 2019 के प्रीवियस ईयर नहीं देखे हैं तो एक ही वीडियो में मैंने सारे प्रीवियस ईयर कवर करवाए हैं कंटेंट के, साइंस के। आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप एक वीडियो पर पहुंच जाएंगे जिसमें 2011 से 2019 के सारे प्रीवियस ईयर एक ही क्लास में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पूछा गया। और ये क्वेश्चन अब भी मैं लिखकर गारंटी दे रही हूँ, इस तरह का क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो इसको ध्यान से समझना है। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, सही कथन का यहाँ पर हमें चुनाव करना है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये सीरीज़ जो है वो पता होनी चाहिए। थ्योरी में भी हमने पढ़ी थी। और जो बच्चे स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा जिसमें आपको 32 क्लासेस मिल जाएंगी। वो 32 क्लासेस देखें, थ्योरी की नोट्स बनाएं और उसके बाद ये सब देखेंगे तो और भी जल्दी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए ये एक सीरीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है वो ऊपर दे रखा है। जैसे पोटाशियम जो है वो बहुत रिएक्टिव है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। अगर सपोज़ यहाँ पर पोटाशियम है और यहाँ पर कोई सॉल्यूशन में सपोज़ टिन पड़ा है तो ये पोटाशियम क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और टिन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप देख रहे होंगे काफ़ी नीचे है, तो ये पोटाशियम बड़ी जल्दी सॉल्यूशन में रिएक्ट कर जाएगा और टिन को बाहर कर देगा और खुद उस सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो बेसिकली इतनी ही बात है जो आपको समझनी है कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो किसी दूसरे सॉल्यूशन में, जैसे कोई सॉल्यूशन है इसमें कॉपर का सॉल्यूशन है, कॉपर भी पड़ा है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं वो इस सॉल्यूशन में से कॉपर को बड़ी आसानी से निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद रिएक्शन जो है वहाँ पर कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मोस्ट रिएक्टिव हैं। तो ये सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पोटेशियम बहुत रिएक्टिव है। एक ये आप याद भी ऐसे ही रख सकते हैं, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेवरा। तो मैंने भी ऐसे याद रखा था, पी से पोटाशियम हो जाएगा, एस से सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर कार्बन, फिर जिंक, जिंक के नीचे आयरन आएगा, आयरन के नीचे टिन और टिन के नीचे लेड। ये चारों बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन इन चारों में से ही बनते हैं। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या होगा, अगर एक सॉल्यूशन में जिंक पड़ा है, एक सॉल्यूशन है जिसमें जिंक है, तो जो टिन है क्या वो जिंक को निकाल देगा इस सॉल्यूशन में से? यहाँ पर टिन जो है वो जिंक को नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि टिन आप देखेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे है जबकि जिंक ऊपर है, मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और टिन इतना रिएक्टिव है ही नहीं। और जब टिन इतना रिएक्टिव है ही नहीं तो वो सॉल्यूशन में से जिंक को नहीं निकाल पाएगा। अब यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बात समझ में आ रही होगी कि कोई भी मेटल किसी दूसरे मेटल को सॉल्यूशन में से तभी निकाल पाएगा जब वो सिंगल मेटल क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा उस दूसरे मेटल से। अगर वो उस दूसरे मेटल से जो सॉल्यूशन में पड़ा है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है
तब वो उस सॉल्यूशन में खुद चला जाएगा और दूसरे मेटल को बाहर कर देगा। ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट बोला है जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। जिंक जो होता है वो एल्युमिनियम से ज़्यादा सक्रिय है, ये बात यहाँ पर गलत दे रखी है। देखिए एल्युमिनियम जो है वो ऊपर है और जिंक टेबल में नीचे है, और ये कह रहा है कि जिंक ज़्यादा सक्रिय होता है एल्युमिनियम से, तो ये बात गलत हो गई। हमें साफ साफ दिखता है कि एल्युमिनियम ज़्यादा सक्रिय होता है जिंक से, तो ये तो हो गया यहाँ पर गलत और हमें बताना है सही। फिर सेकंड में क्या बोला कि जो कॉपर होता है, जो Cu कॉपर है, वो डिस्प्लेस कर देगा क्या, आयरन को फ्रॉम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है फेरस सल्फेट का, जिसमें फेरस का मतलब ही आयरन है, जिसमें आयरन पड़ा हुआ है, तो क्या कॉपर आयरन को उसमें से डिस्प्लेस कर देगा, मतलब निकाल देगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कॉपर तो खुद ही नीचे है और आयरन ऊपर है, तो कॉपर कैसे आयरन को निकाल पाएगा, वो नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कम रिएक्टिव है। अगर कॉपर आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता तभी वो आयरन के सॉल्यूशन में से आयरन को निकाल पाता, तभी वो उसे डिस्प्लेस कर पाता। अब यहाँ पर ये उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर तो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। याद रखेंगे मेटल में वैसे भी कॉपर जो है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, इसलिए ये आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, उसमें से उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर क्या बोला थर्ड कंडीशन में, आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन जो होगा वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब जब आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर के सॉल्यूशन में से। यही तो बात बोल रहे हैं कि आयरन जो है, जो Fe है, वो डिस्प्लेस कर देगा, वो विस्थापित कर देगा किसे, कॉपर को। कहाँ से? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, और खुद जाकर आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो बना लेगा और कॉपर बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही होगी। बाकी आगे भी देख लेते हैं। ये जो आयरन है कैन नॉट डिस्प्लेस, ये विस्थापित नहीं कर पाएगा एल्युमिनियम को फ्रॉम एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात। ये आयरन कॉपर को तो कर सकता है, लेकिन यही आयरन एल्युमिनियम सल्फेट के सॉल्यूशन में से एल्युमिनियम को बाहर नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो आयरन कम रिएक्टिव होने की वजह से आयरन जो है एल्युमिनियम सल्फेट के सॉल्यूशन में से एल्युमिनियम को नहीं निकाल पाएगा। तो ये स्टेटमेंट ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। एल्युमिनियम कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। एल्युमिनियम जो है फेरस सल्फेट के विलयन में से आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ये बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो बड़ी आसानी से आयरन को निकाल देगा फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में से, और ये कह रहा है ये नहीं निकाल पाएगा, इसलिए ये भी गलत है। तो सही कथन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी थ्योरी क्लासेस में भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बाकी आगे भी मैं आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बार और अच्छे से समझा दूंगी। सेकंड क्वेश्चन जो एग्जाम में बना, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेन्स। वेन्स के बारे में हमें यहाँ पर सही कथन बताना है। देखिए, दो तरह की नलियाँ होती हैं जो पूरे शरीर में ब्लड को लेकर जाती हैं और वापस लाती हैं। तो दो तरह की जो वेन्स जो दो तरह की वेसल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक होती हैं आपकी आर्टरीज और एक होती हैं आपकी वेन्स। आर्टरीज को हिंदी में बोलते हैं धमनियाँ, वेन्स को हिंदी में बोलते हैं शिरा। तो आर्टरीज क्या करती हैं? हमारे हार्ट से, हार्ट का काम क्या होता है? हमारे ब्लड को पंप करना, हमारे ब्लड को गति प्रदान करता है हार्ट। तो हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो वो जो ब्लड है वो सारे शरीर में जाता है, तो वो शरीर में ले जाने का काम कौन करती हैं? वो आर्टरीज करती हैं, वो धमनियाँ करती हैं। क्योंकि वो लेकर जा रही हैं तो उनकी स्पीड वहाँ पर बहुत हाई होती है, तो इसलिए उनकी जो वेसल्स होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, जो उनकी वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है। और ये जो वेन्स होती हैं ये उल्टा काम करती हैं। ये जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रिच ब्लड होता है उसको वापस हार्ट तक लेकर आती हैं। कौन? वेन्स। तो वेन्स जब वापस ला रही हैं तो यहाँ पर स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है ब्लड की, जिसकी वजह से इनकी जो वॉल होती है वो थिक नहीं होती, वो थिन होती है। तो ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर क्या बोला? वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। बिल्कुल सही। शिराएँ क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो समृद्ध रुधिर है उसको शरीर के सभी भागों से वापस हृदय तक लेकर आती हैं। यही काम वेन्स का
होता है, यही काम शिरा का होता है। वो शरीर से वापस रक्त को कहाँ लाती हैं, हार्ट में लेकर आती हैं, और इसी वजह से उनकी जो वॉल होती है वो थिक नहीं होती, वो कैसी होती है, वो थिन होती है। तो ये बात तो यहाँ पर गलत है। शिराओं की जो भित्तियाँ होती हैं वो मोटी नहीं होती, वो पतली होती है, वो थिन होती है। ये जो थिक होती है वो किसकी होती है, वो आर्टरीज की होती हैं, वो धमनियाँ की होती हैं। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से ABCD में से कौन कौन सी बातें जो हैं वो यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए इन्होंने हिंदी में गलत लिख दिया होगा, ये होगा ABC, 3 ही स्टेटमेंट है ABC। A तो सही था, B हमारा गलत हो गया, तो B हमारा गलत हो गया, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन बाहर। अब या तो पहला ऑप्शन सही है या फोर्थ ऑप्शन सही है। C पॉइंट को भी देख लेते हैं क्या बोला है, यहाँ पर AB 1 2 3 में लिख रखे हैं, C होगा ये। वेन हैव वॉल्व्स लाइक वॉल्व्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। बिल्कुल, शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रुधिर को केवल हृदय की ओर प्रवाहित करते हैं। देखिए जब हमारा रक्त जो है हार्ट तक वापस जा रहा होता है तो देखिए वो ब्लड जो है वापस ना आ जाए नीचे की तरफ, तो इसलिए इनमें क्या होते हैं, वाल्व्स लगे होते हैं। इस तरह से वाल्व्स होते हैं जो बंद हो जाते हैं, जैसी रक्त ऊपर जाता है वो बंद हो जाते हैं ताकि जो ब्लड है वो नीचे वापस ना आ सके। इसलिए जो वेन्स होती हैं उनमें हमें वाल्व्स देखने को मिलते हैं। तो थर्ड पॉइंट या C पॉइंट जो है वो सही है। तो यहाँ पर जो सही पॉइंट्स दिए हैं वो A और C दिए हैं, मतलब ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये मैंने पीछे भी बहुत बार समझाया था और ये क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर से ही उठा के दिया गया है। आउट ऑफ 8 प्लैनेट 6 प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम रोटेट ऑन देयर एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं उनमें से जो 6 ग्रह हैं वो अक्षों पर, अपने अक्षों पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, जबकि जो 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो रोटेट करते हैं अपने एक्सिस पर ईस्ट टू वेस्ट, जो घूर्णन करते हैं पूर्व से पश्चिम। देखिए 2 तरह से चीज़ें होती हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन होता है अबाउट टर्न, जैसे अपनी ही जगह पर घूम जाना, अपने ही एक बिंदु से अपने में ही घूमना, वो होता है आपका क्या होता है, रोटेशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है, किसी वस्तु के आगे आगे पीछे घूमना, जैसे सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं सब, तो वो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन अगर पृथ्वी अपने ही अक्ष पर अपने ही किसी बिंदु पर घूम रही है, जैसे अबाउट टर्न हम करते हैं तो हम अपने ही पैर से घूम जाते हैं, तो वो रोटेशन होता है। तो जो जितने भी प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जो 8 प्लैनेट हैं उनमें से 6 प्लैनेट जो होते हैं, याद रखेंगे, वो वेस्ट टू ईस्ट, वो आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करते हैं, जिसमें पृथ्वी भी आती है। लेकिन 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है अपना घूर्णन करते हैं, अपना रोटेशन करते हैं, और वो 2 प्लैनेट होते हैं वीनस और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस। इसको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेसेस विल बी हैम्पर्ड इन द माउथ कैविटी ऑफ अ पर्सन हु सलाइवा इज लैकिंग सलाइवरी अमाइलेज। यदि किसी व्यक्ति की लार में लार अमाइलेज की हीनता होती है तो उस व्यक्ति की मुख गुहा में बाधित होने वाली प्रक्रिया निम्न में से कौन सी होगी। अगर उसके सलाइवा में आपका जो एंजाइम होता है अमाइलेज, देखिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो ऐसी हमारी सलाइवरी ग्लैंड जो होता है उसमें एंजाइम होता है कौन सा, अमाइलेज। और ये अमाइलेज जो एंजाइम है ये हमारी पैनक्रियाज अग्नाशय में भी पाया जाता है। तो अगर हमारा सलाइवा के अंदर ये अमाइलेज एंजाइम नहीं होगा तो क्या हो सकता है, तो जो हमारा खाना है जो जिसमें स्टार्च होता है वो शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही होगा। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन ये हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारे खाना है उसमें स्टार्च होता है, और जब हम उसको च्यू करते हैं तो वो आपका जो शुगर होता है उसमें कन्वर्जन होना उसका शुरू हो जाता है, और वो नहीं होगा अगर हमारा जो सलाइवा है उसमें अमाइलेज एंजाइम की कमी होगी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो एग्जाम में पूछा गया, द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैन बी सीन व्हेन लाइट। प्रकाश के प्रकरण की विधि देखी जा सकती है जब प्रकाश का प्रकरण या डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है, जब लाइट कहीं गिरती है और वो 7 रंगों में बदल जाती है, जो विवग्योर कलर होते हैं, जो हमें रेनबो में इंद्रधनुष में देखने को मिलते हैं, उन 7 कलर में जब लाइट डिस्पर्स हो जाती है, टूट जाती है, तो वही आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। वो हमें कब देखने को मिल सकता है, जब हम लाइट को पास करेंगे किसके थ्रू सोप बबल्स, साबुन के बुलबुलों से गुजारेंगे, तो आप देखेंगे साबुन के बुलबुले में बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं, असल में वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट ही है, प्रकाश का प्रकरण ही वहाँ पर देखने को मिलता है। ये बात सही हो गई। फॉल ऑन द सरफेस ऑफ सीडी, जब सीडी के ऊपर अगर हम लाइट को गिराएंगे तो वहाँ पर भी हमें 7 रंग देखने को मिलते हैं, तो ये वाली पॉइंट भी
भी जो है यहाँ पर सही है। पास थ्रू अ रेन ड्रॉप, जब हम उसको पास थ्रू करेंगे, किसकी, वर्षा की बूंदों से गुजरना, आपने देखा होगा तभी तो क्या होता है, रेनबो वहाँ पर निकलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो जाता है सन की प्रेजेंस में। तो ए बी सी तीनों सही है, इनमें हमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। बाकी गेट फोकस्ड ऑन द सरफेस ऑफ शाइनिंग मार्बल, चमकते कांचों पर फोकस करने पे जो मार्बल हैं चमक रहे हैं, अगर उन पर आप लाइट फोकस करेंगे तो वहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी और जो है वो यहाँ पर सही हो जाएंगे, इनमें हमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकरण देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो एग्जाम में बना, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, निम्न में से सही कथन को चुनना है। घर्षण, फ्रिक्शन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन बना है। देखिए घर्षण क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो जो उनके कण होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे में धंसने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रोकते हैं, और रोकना ही क्या होता है, आपका घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी दरवाज़ा खोलने में बहुत दिक्कत होती है, वो बहुत ज़्यादा ऐड जाते हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे में बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो दरवाज़ा खुलता नहीं है। तो मतलब वहाँ पर घर्षण बहुत ज़्यादा है। घर्षण का मतलब ही क्या है, कोई चीज़ को रोकना। तो देखिए 3 तरह के घर्षण होते हैं, एनसीईआरटी में जो बात हुई है। सबसे पहले आता है स्टैटिक घर्षण, जिसे हम स्टैटिक घर्षण ही बोलते हैं। कोई चीज़ रुकी हुई है तो मतलब वो जब सपोज ये बॉक्स ज़मीन पर रखा है तो ज़मीन के मॉलिक्यूल इस बॉक्स से पूरी तरह से क्या हुए हैं, चिपके हुए हैं, जिसकी वजह से वस्तु हिल नहीं पा रही है। तो यहाँ पर घर्षण जो है, फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसे हम सर्पी घर्षण बोलते हैं। स्लाइडिंग मतलब किसी चीज़ का इस तरह से आना, स्लाइड करते हुए। तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट में, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से कम अट्रैक्ट हो पाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो घर्षण है वो थोड़ा कम हो जाता है और चीज़ें आसानी से फिसलने लगती हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका लोटनिक घर्षण, जिसे हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे आपने अटैची वगैरह में देखे होंगे, उनमें पहिए लगे हुए होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि वहाँ पर घर्षण को कम कर दिया जाए। तो सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में हमें सबसे कम घर्षण देखने को मिलता है। तो समझ में आया, 3 टाइप के फ्रिक्शन यहाँ पर होते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कम होता है, किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ये बात तो गलत है। अभी मैंने आपको समझाया स्टैटिक मतलब रुका हुआ, तो वहाँ पर घर्षण तो सबसे ज़्यादा है, और ये कह रहा है कम होता है स्लाइडिंग से। तो ये बात तो यहाँ पर गलत हो गई कि स्टैटिक घर्षण जो है वो सर्पी घर्षण से कम है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ये जो घर्षण है धीरे धीरे कम होता चला जाता है। स्टैटिक में सबसे ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग में थोड़ा कम, और रोलिंग में सबसे कम घर्षण होता है। और ये कह रहा है रोलिंग में ज़्यादा घर्षण होता है देन कंपेयर टू स्लाइडिंग, तो ये बात भी यहाँ पर गलत हो गई। फिर तीसरे नंबर पर कह रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है, किससे, ये तो सबसे ज़्यादा होता है, तो ये तो कम हो ही नहीं सकता। तो ये थर्ड पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से और ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। ये कम नहीं हो सकता। स्टैटिक फ्रिक्शन तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तभी तो वस्तु क्या होती है, वो खिसकती नहीं है, वो एक ही जगह पर रुकी रहती है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन बट लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल ये बात यहाँ पर सही है। ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, सर्पी घर्षण है, ये लोटनिक से अधिक होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रोलिंग फ्रिक्शन में जो घर्षण है वो सबसे कम होता है। तो स्लाइडिंग में थोड़ा ज़्यादा हो गया रोलिंग से, बट ये कम होता है किससे, स्टैटिक से। बिल्कुल स्टैटिक में तो सबसे ही ज़्यादा होता है, तो स्लाइडिंग में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है स्टैटिक के कंपैरिजन में। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जो प्रीवियस ईयर से ही रिपीट करके क्वेश्चन बना है, अ स्टूडेंट वांट टू चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड, फॉर दिस ही शुड इंक्रीज द। कोई छात्र जो है वो क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करना चाहता है, उसके लिए उसको 1 की वृद्धि करनी चाहिए। किसकी, जब भी लाउडनेस की बात आ जाती है तब वहाँ पर आता है टर्म क्या, एम्पलीट्यूड, आपका आयाम। वहाँ पर बात होती है आयाम की, क्योंकि जो लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। याद रखेंगे, जैसे जैसे आयाम बढ़ेगा वैसे वैसे लाउडनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे लाउडनेस बढ़ेगी वैसे वैसे आयाम बढ़ेगा। तो यहाँ पर लाउडनेस हमको बढ़ानी है तो सीधी सी बात है, हमको इंक्रीज करना होगा, हमको वृद्धि करनी होगी किसमें, आयाम में, एम्पलीट्यूड में। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। लेकिन जब भी वो तीक्ष्णता की, मतलब आपकी बारीकनेस की बात करेगा, तीक्ष्ण ध्वनि की बात करेगा, तो उस केस में बात होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ सेल ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल सेल। निम्न में से कौन से जंतु कोशिका के 4 सघटक हैं, ये हमको बताने हैं। मतलब एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं, हम भी एनिमल के अंदर ही कंसिडर करे जाते हैं और हमारी बॉडी के सेल भी एनिमल सेल ही हैं। तो हमारी बॉडी के सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, जो बाहरी लेयर होती है हमारी सेल की, उसे हम कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक द्रव भरा हुआ होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और बीच में होता है क्या, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है बिल्कुल। और छोटी छोटी रिक्तिकां पाई जाती हैं, वॉक्यूल्स भी जो हैं ये हमारे एनिमल सेल में पाए जाते हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं। तो ये यहाँ पर जो सारे एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट हैं वो ऑप्शन नंबर 1 में ही हो जाएंगे। बाकी देखिए, सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, ये प्लांट सेल में पाई जाती है और बैक्टीरिया में पाई जाती है। हम एनिमल सेल के अंदर ये सेल वॉल नहीं होती। ये सेल वॉल क्यों होती है प्लांट सेल में? क्योंकि प्लांट सेल का कोई घर नहीं होता, प्लांट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं ओपन में, तो उनको रिजिडिटी, उनको सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए उनमें सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होती है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। इसमें भी सेल वॉल दे रखा है, इसलिए तीनों ऑप्शन बाहर हो गए थे। देखिए, ये जो वैक्यूल्स होता है ये एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें ये जो वैक्यूल्स होता है ये बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पर पेरिफेरल हो जाता है, मतलब साइड में पहुँच जाता है। जबकि जो एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर सही है, और बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में कुछ कथन दिए हैं जिन पर हमें विचार करना है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। तो पहला कथन यहाँ पर यह है, ओजोन इज फॉर्म्ड एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑन ऑक्सीजन। ओजोन जो है वो वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन पर पैराबैंगनी किरणों की क्रिया से बनती है। बिल्कुल, जो ऑक्सीजन के साथ जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ये आपकी ओजोन की जो लेयर है वो कहाँ पाई जाती है, ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। तो ये जो ओजोन बनती है ये हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में बनती है, किससे? बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑन ऑक्सीजन। ये जो पैरा बैंगनी किरणें हैं जब ऑक्सीजन पर पड़ती हैं तो ये वहाँ पर ओजोन का जो है वो निर्माण करती हैं। और ये जो ओजोन है ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणें हैं उनसे ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है। पहला पॉइंट भी सही है और बी पॉइंट भी सही है, मतलब ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। ओजोन इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन, ये कह रहा है ओजोन जो है ऑक्सीजन से डिफरेंट नहीं है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। ओजोन का फॉर्मूला ही O2 होता है और ओजोन का O3 होता है और ऑक्सीजन का O2 होता है, तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है। और डी पॉइंट क्या कहता है, ब्रेकिंग डाउन ओजोन इनटू ऑक्सीजन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज ही होता है, जो ओजोन है ब्रेकिंग डाउन ओजोन इनटू ऑक्सीजन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज ही होता है जब एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बनता है, ओजोन से ऑक्सीजन बन रही है तो वहाँ पे कोई नया सब्सटेंस बन रहा है तो वो केमिकल चेंज है। और ये कह रहा है ये केमिकल चेंज नहीं होता, तो ये वाली बात भी यहाँ पर गलत है। इसका मतलब ए और बी जो बात थी वो यहाँ पर बिल्कुल सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जो एग्जाम में पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। जो जैव विविधता है उसके बारे में कथन दिए हैं और हमें यहाँ पर जवाब देना है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता क्या होती है? हमारे आसपास जितनी भी अलग अलग तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे हम हो गए, कोई लोग छोटे हैं कोई मोटे हैं, हमारे आसपास बर्ड्स भी हैं, हमारे आसपास डॉग्स वगैरह भी घूमते रहते हैं, हॉर्स वगैरह हैं, कैमल वगैरह, अलग अलग तरह के जंतु जीव, प्लांट हो गए, अलग अलग तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। और इन सब को ही मिलाकर क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया जैव विविधता क्या? हमारे आसपास अलग अलग तरह की विविधता जैव के अंदर जो पाई जा रही हैं वो ही बायोडाइवर्सिटी है। इट इज़ फाउंड इन अबेंडेंस इन डेंस फॉरेस्ट। बिल्कुल, यह सघन वनों में अधिकतम होती है, क्योंकि वनों में अलग अलग वैरायटी के आपको बर्ड्स, अलग अलग वैरायटी के एनिमल जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर जो जैव विविधता है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ये बात यहाँ पर सही है। जबकि हमारे आसपास तो कुछ ही गिने चुने जो हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये फॉरेस्ट वगैरह में ज़्यादा पाई जाती है। इट रेफर्स टू ओनली फोना फाउंड इन एरिया, ये तो बिल्कुल गलत है। फोना का मतलब क्या होता है?
केवल प्राणी जात, जो हम है प्राणी जात, तो प्लांट को तो कंसिडर ही नहीं करा इन्होंने, तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई। फोना की बात नहीं, फ्लोरा और फोना दोनों आएंगे, खाली फोना नहीं आएगा, फ्लोरा भी आएगा। फ्लोरा मतलब प्लांट्स वगैरह की जो जातियाँ हैं वो भी आती हैं। इट रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज फाउंड इन अ गिवन एरिया, जो पर्टिकुलर कुछ स्पीसीज पाई जाती हैं, ये केवल उनकी बात करता है, तो ये बात भी गलत है। यह किसी दिए गए क्षेत्र में उपस्थित किसी एक विशेष स्पीसीज की कुल संख्या का उल्लेख करता है, नहीं, एक विशेष स्पीसीज नहीं, हर तरह की स्पीसीज जो पाई जाती हैं वो बायोडाइवर्सिटी होती हैं। तो ना ये सही है ना ये सही है, तो ए सही हो गया हमारा, और बी और सी बाहर होंगे, तो बी और सी के साथ ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। इट रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो दोनों आ गए, फ्लोरा और फोना भी आ गए, प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया। बिल्कुल, दिए गए क्षेत्र में उपस्थित जो जीव होते हैं, जिसमें दोनों आ जाते हैं, पादप जगत और प्राणी जगत, वो सारे आते हैं। बिल्कुल, ए और डी यहाँ पर सही है, मतलब ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ 3 पेट्रोकेमिकल, कौन यहाँ पर 3 पेट्रो रसायनों के समूह को निरूपित करता है, ये हमको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन तो बाहर हो जाएगा रेयॉन की वजह से, क्योंकि रेयॉन जो है हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, वो हमें वुड के पल्प से मिलता है। किससे मिलता है? काष्ठ की लुगदी वुड के पल्प से मिलता है, ना कि पेट्रोलियम का एक उत्पाद है वो पेट्रोकेमिकल से हमको मिलता है, तो ये बाहर हो गया। सेम ऐसे ही कास्टिक सोडा बाहर हो गया, ये भी नहीं आएगा। डिटर्जेंट वगैरह जो होगा, ये पेट्रो अपमार्जक जिसको बोलते हैं, ये पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट नहीं है, मतलब पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होते। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं जो स्नेहक तेल होते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गए, बिटुमेन हो गया जो कि हमारा सड़क बनाने में प्रयोग होता है, और साथ में पॉलिएस्टर जो हो गया, ये सारे के सारे हमारे पेट्रोकेमिकल मतलब पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट हैं। जो पॉलिएस्टर होता है, साथ में आपका नायलॉन हो गया, और साथ में आपका एक्राइलिक हो गया। याद रखेंगे, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्राइलिक, ये तीनों भी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, यू हैव अ ब्रिक, आपके पास एक ईंट है जिसकी लंबाई L है, ब्रेथ जो उसकी चौड़ाई है वो B है, और उसकी जो ऊंचाई हाइट है वो H है। इफ़ यू कीप इट ऑन अ टेबल सच दैट डिफरेंट फेसेस टचेज द ईच टाइम, मेज पर आप इस तरह से रख रहे हैं कि हर बार जो भिन्न फलक है वो मेज के पृष्ठ को स्पर्श करे, तो भिन्न प्रकरणों में यह ईंट समतल पृष्ठ पर आरोपित करेगी क्या? तो डिफरेंट केसेस में ये ब्रिक क्या एग्जर्ट करेगी, ये हमको बताना है। ब्रिक को मैं ऐसे रखूँ, फिर इसको लंबाई में ब्रेथ वाइज रख दूँ, मतलब अलग अलग तरीके से अगर मैं टेबल पर ब्रिक को रखती हूँ तो क्या चेंज आएगा। देखिए यहाँ पर थ्रस्ट चेंज नहीं होगी, क्योंकि थ्रस्ट क्या है, एक तरह की फोर्स है। फोर्स किस पर काम करेगी? जो इसका भार है, तो वो थोड़ी चेंज होगा। अगर वो 10 न्यूटन है, चाहे आप उसको टेढ़ा रख दो सीधा रख दो, वो तो ईंट का जो वेट है वो तो वही रहना है, तो वो सेम रहेगा, तो फोर्स भी सेम रहेगी चाहे आप उसको कैसे भी रखो। तो थ्रस्ट जो है, थ्रस्ट भी एक तरह की फोर्स है जो न्यूटन के 3rd लॉ पर काम करती है, तो वो चेंज नहीं होगी चाहे आपको उसको कैसे भी रखो। लेकिन जो प्रेशर है वो चेंज होगा, जो दाब है वो बदलेगा, क्योंकि आपको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये निर्भर करता है एरिया पर, क्षेत्रफल पर। जब मैंने इसको लेंथ वाइज रखा, ईंट को ऐसे रखा, तो एरिया का ज़्यादा सरफेस जो है वो आपका टेबल से अटैच था। लेकिन जब मैंने ईंट को इस तरह से रखा तो उसका कम एरिया जो है वो टेबल से अटैच था। अब यहाँ पर ज़्यादा एरिया लगा हुआ है तो प्रेशर कम हो जाएगा, और यहाँ पर कम एरिया है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर के उल्टा काम करती है ना, जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, यहाँ पर जो एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो मतलब अगर फलकें अलग अलग रखी जाती हैं तो प्रेशर पर फ़र्क आएगा, क्योंकि वो एरिया क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है ईंट के। लेकिन जो थ्रस्ट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल चूज द ग्रुप विच इन विच पार्ट ऑफ स्टेमन पार्ट ऑफ पिस्टल ऑफ फ्लावर जो है वो करेक्टली मैच हैं। ठीक है, नीचे की दी गई जो तालिका है उसमें हमें वो समूह को चुनना है जो पुष्प के पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग हैं, मतलब जो मेल और फीमेल पार्ट हैं। ये जो स्टेमन होते हैं, देखिए इसमें लिखा भी है MEN, ये जो स्टेमन होते हैं ये मेल पार्ट होते हैं फ्लावर के, और ये जो पिस्टल होते हैं ये स्त्री केसर जिसे बोलते हैं ये फीमेल पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के। अगर मैं फ्लावर की बात करूँ तो उसमें एक पतली सी इस तरह से जब हम गुड़हल का फूल देखते
देखते हैं तो उसमें इस तरह से पतली सी डंडी जाती है, वो होती है आपकी क्या होती है, फिलामेंट होती है, तंतु, और उसके ऊपर छोटे छोटे इस तरह से बने होते हैं, वो आपके एंथर होते हैं। तो यही आपके मेल पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, परागकोश और तंतु। और अगर फीमेल पार्ट की बात करें तो वो 3 होते हैं, ओवरी, स्टाइली, स्टिग्मा। तो ओवरी, स्टाइली, स्टिग्मा इसमें आ जाएंगे, मतलब नंबर 3 जो है वो करेक्टली यहाँ पर दिया है, अंडाशय, बाह्यदल और वर्तिकाग्र। ये फीमेल पार्ट हो गए और ये मेल पार्ट हो गए, मतलब 3 जो दिया है यहाँ पर, नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही ग्रुप है। एंथर और फिलामेंट स्टेमन पार्ट हो जाएंगे, ओवरी, स्टाइली, स्टिग्मा जो है वो स्त्री केसर के पार्ट हो जाएंगे। बाकी जब मैंने अभी पिछली क्लास में सॉल्व कराया था तो आपको पूरा डायग्राम के साथ भी अच्छे से समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोडक्टेड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड बाय। जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है से जो अमाशय होता है उसका जो अस्तर होता है उसको कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तो जो उसको सुरक्षा है वो म्यूकस प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन था। पैनक्रियाटिक जूस आप खुद ही समझ सकते हैं, ये पैनक्रियास से संबंधित है। डाइजेस्टिव जूस की ये बात कर रहे हैं किससे वो प्रोटेक्ट होगा, जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो किससे प्रोटेक्ट होती है, वो म्यूकस से, म्यूकस जो होता है उससे प्रोटेक्ट होती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, आफ्टर डिगिंग अ ग्रास प्लांट, किसी घास के पौधे को उखाड़ने के पश्चात एक छात्र उसकी जड़ों और उसकी पत्तियों का परीक्षण करता है और परीक्षण में वो ये नोट करता है, क्या ऑब्जर्वेशन नोट करता है, जो सही ऑब्जर्वेशन उसने नोट करी होगी रूट और लीव्स के बारे में वो हमें यहाँ पर बतानी है। ग्रास की बात करूं, बैम्बो की बात करूं, बनाना की बात करूं, तो ये सारे क्या होते हैं, चाहे आपके गेहूं और धान का पौधा हो, इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जो रूट होती हैं वो कैसी होती हैं, वो फाइब्रस रूट होती हैं, वो आपकी रेशेदार जड़ें होती हैं, मतलब गुच्छे गुच्छे से निकलेंगे। आप घास का पौधा उखाड़ कर देखेंगे तो जो उसमें जड़ें हैं वो बहुत ही गुच्छेदार होंगी, ऐसी गेहूँ का, धान का पौधा, चाहे आपका बेम्बू का पौधा हो, चाहे बनाना का पौधा हो, इनमें जो होती हैं ये जो इनकी जड़ें होती हैं वो आपकी गुच्छेदार जड़ें होती हैं। और जहाँ पर गुच्छेदार जड़ें होती हैं वहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं उनमें हमें सीधी सीधी लाइन देखने को मिलती है, मतलब पैरेलल वेनेशन, जो समांतर शिराविन्यास है वो देखने को मिलते हैं। चाहे तो आप बनाना का पेड़ देख सकते हैं, उसकी जो पत्ती देखेंगे उसमें आप देखेंगे जो उनकी वेसल्स होती हैं उनमें भी नलियाँ होती हैं, वो जो होती हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी होती हैं। सेम ऐसे ही घास का पौधा जब आप देखेंगे उसमें बीच में आप देखेंगे ध्यान से तो लाइनें खिंची होती हैं, वो लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, सीधी होती हैं। तो ये हमें जो पैरेलल वेनेशन है, समांतर शिरा विन्यास है, ये हमें फाइब्रस रूट में गुच्छेदार वाली जो जड़ें होती हैं उन्हीं में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्योंकि उसने ग्रास का पौधा उखाड़ा है तो यहाँ पर फाइब्रस रूट और पैरेलल वेनेशन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी जब अगर मैं बात करूँ गाजर की, देखिए गाजर में क्या होता है, एक मेन जड़ होती है और छोटी छोटी जड़ें इस तरह से होती हैं, तो वो होती हैं आपकी टैप रूट। कौन सी टैप रूट, मूसला जड़ें जो होती हैं जिसमें एक जड़ होती है और छोटी छोटी मेन जड़ें होती हैं, अलग अलग जड़ें होती हैं, मतलब एक मेन जड़ होती है और छोटी छोटी अलग अलग जड़ें होती हैं। और इस टाइप जहाँ पर टैप रूट आ जाता है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है आपका कैसा वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे आपने पौधों में देखा होगा, तुलसी का पौधा हो या गुड़हल का पौधा हो, उनकी पत्तियों में देखेंगे तो स्पाइडर जैसे जाल इस तरह से होंगे, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बनी होती है, स्पाइडर जैसे जाल देखने को मिलते हैं, तो वो आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है। जबकि पैरेलल वेनेशन में सीधी सीधी लाइनें देखने को मिलती हैं आपकी पत्तियों में। तो समझ में आ गया। तो टैप रूट और रेटिकुलेट वेनेशन आपको गुड़हल के पौधे में देखने को मिल सकता है और फाइब्रस रूट और पैरेलल वेनेशन आपको ग्रास का पौधा, गेहूं का पौधा, इनमें देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, करेक्ट जो सही कथन है वो हमको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि सोडियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जल के साथ, वो पानी के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी अभिक्रिया कर देता है, विग्रेसली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, इसलिए हम उसको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। और जो फॉस्फोरस होता है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो पानी से, जो एयर जो होता है, हवा जो होती है, वायु जो होती है, उससे बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम उसको पानी में स्टोर कर रखते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ही सही होगी। यहाँ पर ये तो बिल्कुल सही नहीं होगी कि दोनों को कैरोसिन में रखेंगे या दोनों को पानी में रखेंगे, नहीं, पानी के साथ सोडियम रिएक्ट कर जाएगा, फॉस्फोरस को कैरोसिन में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, पानी में रख सकते हैं आसानी से, क्योंकि वो जो फॉस्फोरस होता है नॉन मेटल है, ये पानी के साथ ना रिएक्ट करके वायु जो एयर होती है उसके साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसको पानी में रखते हैं। सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसको कैरोसिन में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 17 एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है, थ्योरी में भी पढ़ा है और ये देखने को मिलता है। एक जो कॉपर का बर्तन है, अगर आप उसको कुछ समय के लिए बाहर रख देते हैं, एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग ऑन इट्स आउटर सरफेस, द ग्रीन मटेरियल इज। आर्द्र वायु में लंबे समय तक रखे गए कॉपर के बर्तनों की जो बाहरी पृष्ठ होती है वो फीकी हरी रंग की परत जो है उन पर एक बन जाती है। तो वो हरा पदार्थ क्या होता है, बेसिकली जो उन पर कोटिंग जम गई है वो किसकी, हरे रंग की कौन सी कोटिंग होती है, वो आपकी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की होती है। कभी कभी फॉर्मूले से करके भी पूछ लेगा, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 और कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड में तो हमेशा OH आ जाता है, OH2। तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की बेसिकली वो कोटिंग होती है जो आपका हरा पदार्थ जो है उस पर जम जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द एक्टिविटीज विच आर प्रैक्टिस टू एनरिच और रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स आर। मृदा में पोषक समृद्धि अथवा पुनः पूर्ति करने के लिए कार्यान्वित किए जाने वाले क्रियाकलाप क्या होंगे। देखिए, पौधों को चाहिए क्या, जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके NPK, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटाशियम, तो वो प्लांट जो होते हैं ले लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, सॉइल जो होती है वो आपकी न्यूट्रिएंट जो है उसमें कम हो जाते हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स को फिर से रिप्लेनिश करने के लिए, उनकी पुनः पूर्ति करने के लिए आप क्या करेंगे, आप क्रॉप रोटेशन करेंगे। बिल्कुल, आप ऐसा नहीं है कि एक ही फसल को बार बार उगाए जाते हैं, हर फसल को अलग तरह के पोषक तत्व चाहिए। जैसे आपने गन्ना उगाया तो बार बार गन्ना मत उगाइएगा, उससे क्या होगा, जो सारे पोषक तत्व हैं वो चले जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, दालें लगा सकते हैं। दाल क्या होती हैं, वो फिर से क्या कर देती हैं, उनमें जो है उनको एनरिच कर देती हैं, क्योंकि वो अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, तो वो वहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा कर देती हैं। तो अलग अलग तरह की क्रॉप्स जो हैं हमें फील्ड में लगानी चाहिए। क्रॉप रोटेशन बिल्कुल सही होगा। देखिए, डीप प्लोइंग सही नहीं होगा, गहरी जुताई करना, खोदने से कुछ नहीं होगा, तो ये बाहर हो गया। एडिंग मैन्योर, बिल्कुल खाद डालने से। एडिंग फर्टिलाइज़र, बिल्कुल फर्टिलाइज़र जो आपका यूरिया वगैरह हो गया, तो वो इसलिए तो होते हैं ताकि जो सॉइल है वो रिप्लेनिश हो जाए, उसकी जो वो एनरिच हो जाए, उसमें से जो न्यूट्रिएंट निकल गए हैं वो वापस आ जाएँ। तो मतलब ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर बिल्कुल फिट हो रहा है। फसल चक्रण करेंगे हम, खाद डालेंगे और उर्वरक डालेंगे, सिंचाई हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ये आपकी रिप्लेनिश या एनरिच नहीं करेगी सॉइल के जो न्यूट्रिएंट हैं। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेट ऑफ रवि क्रॉप। रवि की फसलों का समूह कौन सा है। रवि की फसलें मतलब जाड़ों की फसलें, जो जाड़ों में उगाई जाती हैं, तो वो यहाँ पर हो जाएंगी ग्राम, मस्टर्ड, पी, वीट, चना, सरसों, मटर, गेहूँ, ये सारी की सारी रवि क्रॉप्स होती हैं। जबकि जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो गर्मियों की फसलें होती हैं, जुलाई वगैरह के टाइम में बोई जाती हैं। जैसे आपका धान हो गया, उसको ज़्यादा पानी चाहिए तो वो जुलाई वगैरह के टाइम पर होता है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा होती है, तो वो खरीफ की फसलें होती हैं। रवि की फसलें जाड़ों की फसलें होती हैं, जिसमें आपकी चना, सरसों, मटर, गेहूँ ये सारी आती हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। बाकी याद रखेंगे, जो सोयाबीन होती है, पैडी होती है, ग्राउंडनट होता है, मेज़ होता है, ये सारे के सारे आपके खरीफ की फसलें होती हैं, गर्मियों की फसलें होती हैं। पैडी, सोयाबीन, मूंगफली और आपका मक्का, याद रखेंगे ये खरीफ की फसलें हैं। लेकिन यहाँ पर रवि की फसलें पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, कंप्लीट होने से पहले इतना याद रख लीजिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, दिल से अच्छी लगती है, तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करा करें। शेयर सबसे ज़्यादा करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें इस चैनल से, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और वीडियो अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है, तो उसको लाइक ज़रूर करके जाया करें। क्वेश्चन है, एक जो कार है वो पहला हाफ अपनी जर्नी का कवर करती है स्पीड V1 से, और आखिरी हाफ जो है वो कवर करती है स्पीड V2 से। तो यहाँ हमसे एवरेज स्पीड ऑफ कार पूछ रहा है, जो औसत चाल है वो हमसे यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहा है। मैथ्स के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड, जब आधी जर्नी एक स्पीड से करी और आधी जर्नी दूसरी स्पीड से करी, तो वहाँ पर जो एवरेज स्पीड होती है वो यही होती है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कैसे हुआ ये। सपोज़ मेरा कोई टोटल डिस्टेंस था कितना d, उसको मुझे कवर करना था, तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा d/2, और ये भी d/2। तो ये आधा आधा डिस्टेंस मैंने किन चालों से कवर किया, पहली चाल v1 थी और दूसरी चाल मेरी v2 थी। तो यहाँ पर टाइम कितना लगा होगा t1, और यहाँ पर टाइम कितना लगा होगा t2। तो t1 टाइम कितना लगा होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन चाल। तो डिस्टेंस कितना है d/2 और चाल कितनी है v1, तो टाइम t1 क्या हो गया, ये हो गया। अब इसको और अलग से देखते हैं ऐसे करके, टोटल डिस्टेंस d था, आधा डिस्टेंस हो गया d/2 और चाल है मेरी v1। तो समय मुझे कितना लगेगा, समय का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस रख दिया मैंने d/2
और मेरी चाल थी v1, तो यहाँ से ये 2 नीचे आ जाएगा, तो मेरी चाल t1 निकल कर आ गई d/2v1। अब ऐसे ही आधे के लिए है तो सेम अगला आधे के लिए फिर से देखेंगे। दूरी फिर से d/2 ही है और इस बार मेरी चाल है v2, तो यहाँ पर समय कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है d/2 और चाल कितनी है v2, 2 फिर से नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d/2v2। अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो मेरा d ही था, बाद में मैंने उसको आधा आधा बांट दिया था d/2, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना था, वो तो d था, तो d ही रहेगा। समय मेरा दोनों मिलाकर जितना लगा वो मेरा टोटल समय हो जाएगा, मतलब t1 + t2। तो t1 कितना था मेरा d/2v1 और t2 कितना था मेरा d/2v2। तो यहाँ पर इस तरह से ये चीज़ रखने के बाद, इतना रखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, यहाँ से नीचे वाले की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ से d/2 जो है मैं कॉमन ले लूँगी, तो अंदर बचेगा 1/v1 + 1/v2। और ये जो d/2 मैंने बाहर निकाल लिया है ना, ये ऊपर वाले d से ये d कट जाएगा और 2 जो है वो मेरा ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल ये बन के आएगा। और फिर नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमको 2v1 + v2 जो है वो देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया मैं आगे अच्छे से समझा दूंगी। कुछ नहीं था, सिंपल t1 और t2 निकाला, फिर एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में उनको रख दिया। यहाँ पर ये ऊपर d है तो नीचे भी हमने क्या करा, d/2 कॉमन ले लिया, तो जब d है और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/d हो जाएगा, तो d से d कट गया, इसलिए फाइनल क्या बचा था, 2/1/v1 + 1/v2। नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो v1 v2 जो है वो ऊपर चला गया, तो फिर से 2v1 v2, 2 तो ऐसे ही रहा, तो v1 v2 जो ऊपर चला गया वो साथ में आ गया, तो इसलिए आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें।